हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में साइंस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप उन वीडियोज को सर्च कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक उचित सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए कि ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, मतलब साउंड ट्रेवल इन एयर इफ। तो साउंड एयर में कैसे ट्रेवल करती है? साउंड इसलिए ट्रेवल करती है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस होता है वो मूव करता है। मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो एनर्जी निकलती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होती है, दूसरे पार्टिकल उसको तीसरे को ट्रांसफर करता है। तो वो जब डिस्टर्बेंस मूव करता है तो उससे साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर ही केवल वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है और इसी की वजह से जो साउंड वेव है हमें सुनाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा जो है वो प्रक्रम उष्मा शोषी है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आपको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कराने के लिए। तो जो इसमें से जो सेकेंड वाला है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो जब कोई भी चीज सब्लिमेट हो रही है तो मतलब सब्लिमेट होने का मतलब कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है, तो उसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। ड्राई आइस जब पिघलेगी, मतलब डायरेक्टली गैस बनेगी, तो उसको एनर्जी चाहिए, चाहे आप दो या फिर वो एनवायरमेंट से ले। तो यहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, हीट चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो सेकंड और जो फोर्थ है वो इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, सेकंड और फोर्थ, वो इसके लिए क्या है? सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एक विद्यार्थी के हाथ में जो है वो दुर्घटनावश जो सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब इफ द फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्प्लिट ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट के हैंड में जो है एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड की कुछ ड्रॉप्स जो होती हैं वो गिर जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले तो उसके जो हैंड्स हैं उसको वॉश कराना चाहिए इमीडिएटली, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी से। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको धो सके वो जो उतना अच्छा है। और उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर जिसे हम सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, उसको आपको उसमें लगा देना चाहिए, उसका पेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, वो एक बेस होता है और वो एसिड के जो इफेक्ट है उसको कम कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, तो उससे जो है उसके हैंड में इंजरी होने की या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए जो होगा वो सही होगा, उसको, उस बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिलेगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। तो आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट है जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो सही से देख नहीं सकते हैं, मतलब जिसमें कुछ दृष्टि दोष है। तो उनको एसिड बेस पहचानने के लिए उनको आपको बताना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। वो उनको इसकी पहचान कराने के लिए आप कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर कौन सा इनमें से इंडिकेटर है उसको यूज करेंगे। तो लिटमस तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कलर चेंज करता है, टर्मरिक में भी कलर चेंज होता है। ठीक है, और जो पिटूनिया की पंखुड़ियां हैं, पिटूनिया लीव्स, उसका भी कलर चेंज होता है। तो ये सब तो क्या है? देखने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर देखने वाले इंडिकेटर हैं। तो जब जिसकी आंखें सही होंगी वही इनको देख सकता है। लेकिन आपकी क्लास में एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे या फिर उसको कैसे सिखाएंगे कि एसिड बेस में डिफरेंस करना? ठीक है, तो उसके लिए जो आप टेस्ट बताएंगे उसको, तो वो आप उसको बताएंगे वनीला एसेंस। ठीक है, तो वनीला एसेंस जो होता है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। वो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है कि जिसको हम सेंस करके, मतलब स्मेल करके जिसकी हम पहचान सकते हैं। तो उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है एसिड और बेस डालने पे, तो उससे आप क्या कर सकते हो? उसको पहचान सकते हो। तो जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है वो वनीला एसेंस से क्या कर सकता है? एसिड और बेस को, उसकी जो स्मेल है उससे पहचान सकता है, उसकी खुशबू से पहचान सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ मेटल
और नॉन मेटल। तो एलॉय जो होते हैं वो मेटल दो मेटलों को मिला के या फिर एक मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिला के या फिर एक से ज़्यादा नॉन मेटल को या मेटल को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो मेटल के साथ मेटल होना जो होता है वो कंपलसरी होता है, दो मेटल्स कम से कम उसमें होने चाहिए। नॉन मेटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताने की ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल भी मिक्स होता है। ठीक है, नॉन मेटल का मिक्सचर भी उसमें कंटेन होता है। तो वो जो एलॉय है वो है स्टील। तो स्टील में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर होता है और जो नॉन मेटल उसमें यूज होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, और इसके अलावा मेटल में उसमें आयरन और मैग्नीज वगैरह 3-4 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो काफ़ी उसकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो दोनों होते हैं और आयरन भी उसमें होता है। ठीक है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ जो होती है स्टेनलेस स्टील की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, बकमिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। तो जो बकमिस्टर फ्लोरीन है वो किस पदार्थ का जो है वो अपर रूप है। तो जो कार्बन है उसका ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, डायमंड भी एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है और बकमिस्टर फ्लोरीन भी जो है इसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, इसके बहुत सारे मेडिसिन जो कैंसर वगैरह की मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज होता है मेनली बकमिस्टर फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये कार्बन का जो नया खोजा हुआ एक अपर रूप है या फिर एलोट्रोप है। ठीक है, तो कार्बन जो हम कॉमनली यूज करते हैं उसका नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन, जो होता है वो 60 होता है, C60 जो है वो कॉमनली ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा पिछली बार पूछा गया था आई थिंक। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी, C60 इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है, क्लोरोफिल से निकलती है, वाटर से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, ग्लूकोज से निकलती है। तो जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है ग्लूकोज से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्लूकोज तो उस रिएक्शन के बाद बनता है। तो वो जो निकलती है क्लोरोफिल से भी नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं निकलती, वो निकलती है वाटर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है इनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स को जो है वो शेयर करता है। तो वो ग्रुप है 2 इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है, तो किसी स्पीसीज के जो 2 इंडिविजुअल हैं उनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें वृद्धि कब होती है। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है हमारे आई लेंस की वो कब बढ़ती है, जब हमारा जो आई लेंस होता है वो पतला हो जाता है, वो थिनर हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आई लेंस यदि पतला होगा तो क्या होगा, आई लेंस के पतले होने की वजह से वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब आई लेंस सपोज हमारे पास है वो पतला हो गया, ठीक है, ऐसे पतला हो गया, ठीक, तो पतला हो जाएगा तो क्या होगा, पतला होगा तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा एक वो है सर्कल बना। यदि ये मोटा होता ऐसे, ठीक है, तो क्या होता, यदि इतना मोटा होता ये तो इससे बनने वाला सर्कल छोटा हो जाता। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती। और यदि ये पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर्कल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है कब, जबकि वो पतला हो जाता है, और जब मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, वो जब हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्सड हो जाती हैं, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, जब हमारी नेत्र की जो पेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, आई मसल्स, वो रिलैक्स होती हैं तो उसी टाइम पे जो है वो लेंस हमारा पतला होता है, थिनर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, एंजाइम्स आर बेसिकली। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैट होते हैं, शुगर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो कौन सा ऐसी बीमारी है इसमें से जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ फैलाता है, तो वो है मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के थ्रू जो है वो फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी 147 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट बीइंग यूज्ड एज अ वेजिटेबल इज कॉल्ड। तो मतलब जो प्लांट, जिन प्लांट को हम वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं,
तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब सब्जी के लिए जो काम आने वाले पौधे हैं, मतलब जैसे गोभी का पेड़ है या फिर आलू का पेड़ है, ठीक है, मतलब या फिर किसी और चीज़ का जो सब्जी के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उन प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो उन प्लांट की स्टडी को बोलते हैं हम ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स व्हाट। तो मतलब किसी पदार्थ किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी सब्सटेंस की हम डेंसिटी चेंज करें, वो या मास या वॉल्यूम या वेट, तो जब हम किसी सब्सटेंस का मास चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा तोड़ देंगे, काट देंगे, तो उसका मास तो चेंज हो सकता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है यदि हम उसको काट देंगे, तोड़ देंगे, उसका वेट भी उससे चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो एक सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है यदि आप उस सब्सटेंस में कोई चेंजेस करें तो, ठीक है। उसको कम कर दें, उसके अमाउंट को काट दें, तोड़ दें, तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए हमको इसको डेली बेसिस पे रेगुलरली लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो है इसको डेली लेते हैं, तो और हमें इसको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। और जो खट्टे फल हैं वो सारे जो होते हैं इसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। जो आंवला है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।